हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में सभी का स्वागत है और आशा है कि आप सभी अच्छे हो गए। आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान में चैप्टर सॉल्यूशन विलयन के अंतर्गत टॉपिक नंबर 4 बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक के बारे में आप जानते हैं कि क्वथनांक जो होता है वह ताप होता है जिस पर कोई भी द्रव उबलता है। मगर क्वथनांक का और द्रव के उबलने का अलग अलग तथ्य होते हैं, यानी एक दूसरे का कोई संबंध नहीं हो सकता। बॉइलिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट से होता है वो किसी भी द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो निश्चित होता है और द्रव जो होता है वो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर पर उबल सकता है। जैसे मान लीजिए आप जल है, तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। परंतु यदि जल को हम किसी ऊंचाई वाले स्थानों पहाड़ों पर उबालें तो जल जो होता है वो उससे कम ताप पर उबल जाता है। या जल को यदि हम प्रेशर कुकर में उबालें तो जल जो होता है वो अधिक ताप पर उबलता है। इसका मतलब है कि द्रव जो होता है, यानी कोई भी द्रव जो होता है वो उसका जो उबलने का जो टेम्परेचर है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो केवल निश्चित ही होता है। अब द्रव की अगर हम परिभाषा देखें या किसी भी द्रव की, मान लीजिए हमने एक जल ले लिया। अगर हम जल के ये हमने किसी भी कंटेनर में एक जल ले लिया और इस जल को हम उबालते हैं, तो उबालने के लिए आपने देखा होगा कि जल को जब हम उबालना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो होती हैं वो वाष्प बनती हैं और कुछ समय के बाद एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है, यदि हम इसमें थर्मोमीटर लगा दें, यदि हम इसमें थर्मोमीटर लगाएं और थर्मोमीटर में देखें तो जल जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के उबलने लगता है। तो क्वथनांक, किसी भी द्रव का जो क्वथनांक होता है वो वह ताप होता है जिस पर उसका बाष्प दाब जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। परंतु वायुमंडलीय दाब अलग अलग स्थानों पर अलग हो सकता है, इसलिए इसकी क्वथनांक की सही डेफिनेशन के लिए कि किसी भी द्रव का जो क्वथनांक है वह ताप होता है जिस पर उसका बाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है, यानी जो बाष्प दाब है वो इक्वल हो जाता है 1 atm के। वो ताप उसका बाष्प दाब कहलाता है। इससे पहले वीडियो में हम बाष्प दाब का अवनमन और राउल्ट लॉ के ऊपर आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब तो क्वथनांक की जो स्पष्ट परिभाषा है वो ये है कि किसी भी द्रव का जो क्वथनांक होता है वह ताप होता है जिस पर उस द्रव का बाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। एक वायुमंडल दाब मतलब हम पढ़ चुके हैं पहले 76 सेंटीमीटर के इक्वल होता है और 760 mm के इक्वल होता है। इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन उन्नयन का मतलब वृद्धि। तो
यदि हम किसी कंटेनर में जल ले लें और मान लीजिए कंटेनर, इसमें हमने जल भर दिया, ये हमने जल भर दिया और इसको यदि हम गर्म करें तो ये जल जो होता है वो T0 डिग्री सेल्सियस, यानी जिस ताप पर जाकर के जल उबलने लगेगा उसे हम नोट कर लेंगे और वो इसका क्या कहलाएगा, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कहलाएगा। अब यदि हम इसमें कोई आवासशील पदार्थ ऐड कर दें, कोई भी आवासशील पदार्थ, अब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सपोज कीजिए हमने नमक ऐड कर दिया। यदि इसमें नमक ऐड कर देते हैं तो विलायक में अगर कोई भी विलय मिला देते हैं तो हम पीछे पड़ चुके हैं, इससे क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो इसे हम विलयन फर्स्ट कह सकते हैं, विलयन फर्स्ट कह सकते हैं। यदि इसमें और थोड़ी मात्रा ऐड कर दें तो उसे हम विलयन सेकंड कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं विलयन सेकंड? विलयन सेकंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यदि हम मान लीजिए पहले 20 ग्राम मात्रा हमने किसी भी विलायक में मिलाई है तो उससे जो विलयन तैयार होगा उसे विलयन 1, अर्थात उसकी जो सांद्रता है वो हम, यदि विलायक को 1 लीटर ले लिया जाए, 1 लीटर ले लिया जाए तो उसकी सांद्रता 20 ग्राम प्रति लीटर होगी। यदि उसमें 30 ग्राम पदार्थ और ऐड कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि टोटल जो है वो 50 ग्राम हो गया, और 50 ग्राम इसका मतलब है विलयन 2 की सांद्रता जो होगी वो 50 ग्राम प्रति लीटर होगी। जो विलयन होते हैं उनकी सांद्रताएं अगर अलग अलग हैं तो उनके जो क्वथनांक होंगे वो भी अलग अलग होंगे। जैसे यदि किसी विलायक का क्वथनांक T0 है, मान लीजिए कोई विलायक का क्वथनांक है वो T0 है, यदि उसमें विलयन मिला दें तो उसे TS1 यानी कि पहले विलयन का क्वथनांक और दूसरे का क्वथनांक TS2 अर्थात दूसरे विलयन का क्वथनांक, तो जो क्वथनांक का उन्नयन होगा वो डेल्टा T B = हो जाएगा T0 माइनस TS1। TS1 मीन पहले विलयन का क्वथनांक। इसी प्रकार से क्वथनांक का उन्नयन, बराबर होगा विलायक का क्वथनांक माइनस विलयन 1 का क्वथनांक। इससे पहले हम पहली वीडियो में बास दाब के ऊपर बात कर चुके हैं, फिर हम थोड़ी देर के लिए आपको बास दाब के बारे में बताते हैं कि यदि किसी भी विलायक, यदि हमने किसी कंटेनर में कोई जल ले लिया और इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या कोई भी सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर लिया तो कुछ स्थान नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के द्वारा ग्रहण किया ले जाएगा, जिसकी वजह से विलयन का जो दाब है, यानी जो विलयन की जो वाष्प में ऊपर को जा रही थी वो इसकी वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से बास दाब में कमी आ जाएगी। और ये जो कमी होगी वो शुद्ध विलायक के बास दाब को P0 और विलयन के बास दाब को PS करें तो ये डेल्टा P मीन बास दाब का अवनमन होगी। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझा सकते हैं। मान लीजिए हम एक ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर,
ये वायुमंडलीय दाब P0 और शुद्ध विलायक इसके क्वथनांक को यदि हम T0 माने, इसे A, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें शुद्ध विलायक मीन वाटर भरा गया, आइए वाटर भरा गया। तो अभी हमने बताया है कि कोई भी द्रव जो होता है, कोई भी द्रव जब उबलता है, जब द्रव का दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अर्थात वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो सब कुछ ये ए जो पॉइंट है उस पर शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो T0 है और वायुमंडलीय दाब जो है वो P0 है। यदि इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा गया, तो बाजदाब जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होता है वो शुद्ध विलायक के अणुओं की गतिज ऊर्जा को कम कर देता है और इसका जो वेपर प्रेशर है वो PS1 हो जाता है। यदि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा और बढ़ा दी जाए तो विलयन और सांद्र हो जाता है, जिसकी वजह से और बाजदाब जो होता है वो कम हो जाता है, अर्थात PS2 हो जाता है। यदि B, ये B है, इसके लिए टेम्परेचर इसका TS1 और यहां पर इसका टेम्परेचर TS2 हो जाता है। यदि हम इसे बाजदाब को D और E माने तो इससे दो त्रिभुज हमें तैयार हो जाते हैं, दो त्रिभुज बन जाते हैं जो एक दूसरे के समरूप होते हैं। अतः हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AB ट्रायंगल ABD व ट्रायंगल ACE में ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। अतः AB अपॉन AC इज इक्वल टू होगा AD अपॉन AE की। AB मतलब T0 माइनस TS। AC मतलब T0 माइनस ये TS1 ये TS2 बराबर AD P0 माइनस PS1 अपॉन AE P0 माइनस PS2। यदि इनको शुद्ध विलायक के बाजदाब से डिवाइड कर दें, P0 से डिवाइड कर दें, तो हम इससे पहले बाजदाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ चुके हैं कि बाजदाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, बाजदाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के बाजदाब के अनुपात को बाजदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा P0 माइनस PS1 अपॉन P0। राउल्ट के नियम में हम पढ़ चुके हैं कि बाजदाब का आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू होता है N अपॉन N प्लस कैपिटल N, अर्थात विलय के मोलन्स के समानुपाती बराबर होता है। तो बाजदाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है विलय के मोलन्स के। यहाँ पर विलायक के मोलों की संख्या विलय के मोलों की तुलना में बहुत ज्यादा है, अतः इसे नेग्लेक्ट करने पर डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल P0 माइनस PS1 अपॉन P0 प्रोपोर्शनल N अपॉन कैपिटल N। N स्मॉल n होते हैं विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय का मोलर मास, और कैपिटल N इज इक्वल टू होता है विलय का मास अपॉन विलय का मोलर मास। इस प्रकार से हम डेल्टा टीवी
प्रोपोर्शनल P नॉट माइनस PS1 अपॉन P नॉट प्रोपोर्शनल W अपॉन M इंटू W इंटू कैपिटल। अब कैपिटल M, क्योंकि कैपिटल M जो है वो दोनों ही बिलियनों के लिए समान है, अतः इसे स्थिरांक समान रहता है, अतः इसे स्थिरांक मानने पर डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल होगा P नॉट माइनस PS1 अपॉन P नॉट इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू कैपिटल W। इसी प्रकार से यदि W ग्राम में ले लिया जाए तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल हो जाएगा W अपॉन M इंटू कैपिटल W, अगर ग्राम में ले लें तो इंटू 1000। प्रोपोर्शनलिटी का साइन समाप्त करने के लिए एक स्थिरांक के भी इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू बड़ा W ग्राम में इंटू 1000 डेल्टा टीवी बराबर केवी जो एक कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है जिसे हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सपोज कीजिए ये हमने 1 किलोग्राम वाटर ले लिया और इसमें कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और इसका 1 मोल ले लिया, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू W अपॉन M इंटू 1000। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं क्या, कैपिटल W kg लिख सकते हैं। तो इसकी मात्रा हमने कितने ग्राम ले ली, कैपिटल W बराबर ले लिया 1 kg और W अपॉन M मीन विलय का मास अपॉन विलय का मोलर मास, और इन दोनों का मतलब विलय के मोल और मोल की वैल्यू लग ली हमने क्या 1। तो W अपॉन M इसको ले लिया हमने 1। तो अगर इनकी वैल्यू को इसमें शिफ्ट करें तो इसके स्थान पर 1 हो जाएगा और इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, अर्थात डेल्टा टी बी जो होती है वो इक्वल हो जाएगी किसके, मोलल उन्नयन स्थिरांक के। अब डेफिनेशन मोलल उन्नयन स्थिरांक की, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या किसी आवासशील विद्युत अनवघट के 1 मोल को यदि 1 किलोग्राम जल में घोला जाए तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, अर्थात विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, या विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होती है। इसी प्रकार से अब हम इस टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं आपसे। न्यूमेरिकल देखिए, अब न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल है। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, इसका मतलब है ये हमारे पास जल है, इसकी मात्रा दे रखी है 100 ग्राम। सॉल्यूट कौन है, ग्लूकोज, इसकी मात्रा दे रखी है कितने ग्राम, 12 ग्राम। तो ये किसी भी ठोस का द्रव में विलयन है, तो 12 ग्राम ग्लूकोज, इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो 12 ग्राम है और जो सॉल्वेंट है वो वाटर है और उसका वजन 100 ग्राम। अब हमें ग्लूकोज के मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है
C6H12O6। इसका मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास निकालने के लिए कार्बन के एक परमाणु का मोलर मास 12 होता है, तो 12 छंग 72, प्लस हाइड्रोजन के एक परमाणु का मोलर मास 1 होता है, तो 12 परमाणु हैं, तो 12 एकन 12, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का मोलर मास 16 होता है, तो 16 छंग 96। इन सबको अगर हम ऐड करें तो इसका मोलर मास 180। तो m जो होता है, यानी कि इसका जो m है, विलय का जो मोलर मास है, वो 180 हो गया। अब हम डेल्टा टी v बराबर होता है kb इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। यदि ग्राम में लेंगे तो 1000। डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन में कितनी वृद्धि हो रही है? जो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है वो हो रही है कितने की? 0.34 डिग्री सेल्सियस की। केबी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी हमें गणना करनी है। मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है, और स्मॉल w 12 ग्राम अपॉन मोलर मास 180 इंटू विलायक 100 ग्राम, और इसे किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000। इन 3 जीरो से 3 जीरो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से 0.17, और केबी बराबर हो जाता है 0.17 इंटू 3 इजिकल टू 0.51। अब यूनिट, इसकी यूनिट की बात करें तो डेल्टा टी बी बराबर होता है केबी इंटू एम। एम मीन W अपॉन एम इंटू बड़ा W इंटू 1000। ये जो वैल्यू होती है ये मोललिटी के बराबर होती है। मोललिटी के बराबर होती है, तो केबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी अपॉन एम। इसको हम दर्शा सकते हैं डेल्टा केबी केल्विन अपॉन एम मोललिटी, या मोललिटी की जो यूनिट होती है वो हो गई केल्विन अपॉन मोल पर केजी, बराबर हो जाएगी K गुणा केजी अपॉन मोल। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं केल्विन प्रति मोललिटी, या 0.51 केल्विन केजी प्रति मोल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, और एक लास्ट टॉपिक और इसके ऊपर रह गया है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, और इसके आगे के जो 2 टॉपिक इसमें चैप्टर में बचे हैं वो बोर्ड ने जो 30% सिलेबस कम किया है उसमें से हटा दिए गए हैं। तो